वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और जिसमें आज हम बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। यहाँ पर याद रखिए, टॉप 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं वो सारी एग्ज़ाम्स, मतलब आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्किप करना है, तो वो जैसे कि कोई मान लीजिए रिसेंटली डाटा है, मतलब ओल्ड डाटा है, उसको आपको स्किप करना है। वो तो क्वेश्चन वैसे भी हम स्किप कर ही देते हैं, क्योंकि डाटा हमें केवल लेटेस्ट याद रखना है, उसके अलावा कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे डाटाओं को हम पहले भी पढ़ाते नहीं थे और अब भी हम पढ़ाएंगे नहीं, मतलब ओल्ड डाटा आपको स्किप करना है। बाकी सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पर अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो पहले भी सेम था और अब भी सेम है, तो इसमें तो आपको याद रखना ही होगा। अब ये होता कितना है, याद रखिएगा, जो भौगोलिक क्षेत्रफल होता है ये होता है 328.8 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये ओल्ड डाटा नहीं है, मतलब ये डाटा तो सेम ही रहेगा, ओल्ड हो या फिर नया हो, क्योंकि क्षेत्रफल वही रहता है, क्षेत्रफल कभी बढ़ता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है आईसीआर, जिसे हम बोलते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी, मतलब आईसीआर की स्थापना कब की गई थी। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं आईसीआर, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी 16 जुलाई 1929 को। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन इससे बन जाता है कि आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जब इसकी स्थापना हुई है, मान लीजिए 16 जुलाई 1929 को, तो याद रखिएगा यहाँ पर जो 16 जुलाई है, इसी को याद रखिए आईसीआर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा कि आईसीआर दिवस कब मनाया जाता है, 16 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा। इसके साथ साथ 3 क्वेश्चन आप एक साथ नोट कर सकते हो कि 16 जुलाई को आईसीआर दिवस मनाया जाता है, 16 सितंबर को याद रखिए विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस। और 16 अक्टूबर को याद रखिए विश्व खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस या खाद्यान्न दिवस मनाया जाता है। दोबारा से याद रखिए कि 16 जुलाई को आईसीआर दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। तीनों याद रखिएगा, तीनों आप एक सीरीज़ में याद रखें ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो तीनों को याद रखिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली सभी एग्रीकल्चर क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के साथ मिलते रहे। नोटिफिकेशन की प्रॉब्लम के लिए पहले भी आपको बताया था, अब भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब किया है तो ठीक है, पास का जो बेल आइकन है, अगर आपने इसको प्रेस नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन यहाँ से अच्छे से मिल जाए, मतलब टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, और जब भी यहाँ पर लाइव क्लास लगती है तो कोशिश यही करना कि लाइव क्लास ही आप अटेंड कर पाओ, क्योंकि लाइव का कुछ अलग ही इंटरेस्ट रहता है। ठीक है, लाइव में आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो आप उसका भी सॉल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, लाइव का यही फ़ायदा रहता है। आप एक स्टूडेंट हो तो जहाँ तक पॉसिबल हो आप केवल लाइव क्लास ही अटेंड करें, इसके बाद में भी आप ऐसे ले सकते हो, क्लासेस हमेशा रहती है, जब आपका मन करे जब आप क्लास ले सकते हो। लेकिन जो भी नई क्लास लग रही है उसको केवल आप लाइव लेने की ही कोशिश करें, ताकि आपको क्वेश्चन के संबंधित जितने भी डाउट है वो सारे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हमने कर लिया है आईसीआर से संबंधित, इसी का याद रखिएगा चौथा क्वेश्चन है, मतलब आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा मोहम्मद हबीबुल्ला, जो प्रथम अध्यक्ष थे आईसीआर के वो कौन थे, मोहम्मद हबीबुल्ला। अगर हम बात करते हैं, याद रखिए प्रथम महानिदेशक आईसीआर के, तो वो थे डॉक्टर बीपी पाल। अब बीपी पाल का याद रखिए आपने संबंध देखा होगा कि जो डॉक्टर बीपी पाल है, याद रखिए इनका संबंध क्या है, इनका संबंध गुलाब से भी है, रोज से भी है। रोज में जो प्रजनक या फिर जो प्रजनक का कार्य करता है, याद रखिएगा, या जो प्रजनन का कार्य करता है, मतलब एक प्लांट ब्रीडर होता है, वो भी कौन है, याद रखिएगा डॉक्टर बीपी पाल ही है। जो प्लांट ब्रीडर होता है वो कौन है, डॉक्टर बीपी पाल है। इसलिए अगर आपको पूछा जाता है कि डॉक्टर बीपी पाल का संबंध किससे होता है, तो रोज से होता है। या फिर आप दोनों क्वेश्चन एक साथ याद रख सकते हो कि डॉक्टर बीपी पाल है, आईसीआर के प्रथम महानिदेशक है, और ये इनका संबंध रोज से होता है, गुलाब से होता है। ठीक है, दोनों का आप एक साथ नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर याद रखिए IARI, अभी हमने देखा ICR, अब हम बात करने वाले IARI। तो यहाँ पर याद रखिए IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट,
इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब व कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इसकी स्थापना IARI की स्थापना वर्ष 1905 में पूसा बिहार में की गई थी। और किस नदी के किनारे की गई थी? गंडक नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? गंडक नदी के किनारे IARI की स्थापना 1905 में की गई थी। लेकिन क्या होता है कि स्थापना तो इसकी याद रखिए पूसा बिहार में की गई थी, लेकिन क्या होता है कि 1934 में यहाँ पर क्या हो जाता है? भूकंप आ जाता है। क्या हो जाता है? भूकंप आ जाता है, जिसके कारण ये इसकी जो बिल्डिंग होती है वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, मतलब वो ढह जाती है या दरारी पड़ जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसको 1936 में इसे ट्रांसफ़र करना पड़ता है। अब इसे ट्रांसफ़र कहाँ किया गया था? तो याद रखिए इसे ट्रांसफ़र किया गया था नई दिल्ली में। अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंट में, मतलब IARI कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। कैसे हुआ? आपको सब पता चल गया। मतलब सबसे पहले स्थापना तो इसकी पूसा बिहार में की गई थी, लेकिन क्या होता है 1934 में भूकंप आ जाता है, जिसके कारण इसकी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, इसे स्थानांतरित करना पड़ता है। 1936 में इसे स्थानांतरित कर दिया जाता है नई दिल्ली में। और ये प्रेजेंट में भी कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में ही स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि ICAR के वर्तमान, अब ये ओल्ड एक क्वेश्चन है, आपको एग्रीकल्चर में पूछा गया है, मतलब जेट में आपको पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ओल्ड डाटा है। ये आपका जो लेटेस्ट डाटा आएगा लास्ट में हम क्लियर करेंगे, जब भी आपके एग्जाम होंगे तब आपको याद रखना है। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि IAR को पूसा बिहार से नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था? जैसे कि जस्ट अभी आपको बताया था कि क्या होता है 1934 में क्या होता है, भूकंप आ जाता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसके कारण हमने क्या किया था 1936 में इसे नई दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो याद हो गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कब वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो याद रखिए फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछी गई है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछी गई है ऑल ओवर इंडिया में। तो याद रखिए जो प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना पंतनगर में की गई थी। पंतनगर आता है उत्तराखंड में। और कब की गई थी इसकी स्थापना? 1960 में की गई थी। याद रखिए 1960 में इसकी स्थापना पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी, जो कि याद रखिए फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी थी। इसके अलावा अगर आपको पूछा आता है, याद रखिएगा राजस्थान में प्रथम कॉलेज कौन सी है? यूनिवर्सिटी नहीं पूछ रहा मैं, कॉलेज पूछ रहा हूँ। तो कॉलेज याद रखिए SKN है, जो श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। फिलहाल में ये पहले सबसे पहले इसी की स्थापना हुई थी, लेकिन विश्वविद्यालय नहीं बल्कि कॉलेज के, मतलब एक महाविद्यालय थी, विश्वविद्यालय पहले नहीं थी। लेकिन क्या होता है 2013 में इसे विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी इसे बना दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फर्स्ट कॉलेज है वो भी SKN है, और 2013 में इसे यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मतलब CAU सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो ये स्थित है याद रखिए इम्फाल मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखिए ये पहले भी सेम रहेगा, बाद में भी सेम रहेगा, तो इसको आप याद रख सकते हो 342। डायरेक्ट याद रखिए, वैसे 34.2 होता है, मिलियन हेक्टर होता है, लेकिन आप 342 याद रख सकते हो। पॉइंट आप वैसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि राजस्थान का कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल कितना है? तो वो होता है 21.63 मिलियन हेक्टेयर। अगर हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्रफल की, तो राजस्थान का कुल सिंचित क्षेत्रफल होता है, ये होता है 5.27 मिलियन हेक्टेयर। ये कुछ डाटाओं से संबंधित है क्वेश्चन है, याद रखिए इनको भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनसे भी आपको कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि राजस्थान के कुल बोए गए क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल सिंचित है? तो होता है 29%, 29% सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति जोत का आकार कितना होता है? तो याद रखिएगा 3.96 कितना होता है प्रति व्यक्ति जोत का आकार, ये होता है 3.96 हेक्टेयर। अब अगर हम बात करते हैं कुल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी है, कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं, तो बिल्कुल 5 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 2 या 3 बार पूछा गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि टोटल जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है राजस्थान में वो कितनी है? 5 है। अब कौन कौन सी है याद रखिएगा, एक बार थोड़ा सा नज़र कर लेते हैं इनकी तरफ। सबसे पहले आती है बीकानेर, सबसे पहले कौन सी आती है? बीकानेर। उसके बाद में आती है उदयपुर, उसके बाद में आती है जोबनेर, उसके बाद में आती है जोधपुर, और लास्ट में आती है कोटा। ठीक है, बीकानेर, उदयपुर, जोबनेर, जोधपुर,
और कोटा। ये 5 यूनिवर्सिटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, तो जिसमें आपको पूछा गया है कि चारागाह विकास की कला एवं विज्ञान को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सस्य विज्ञान, मतलब एग्रोनॉमी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो बिल्कुल एग्रो प्लस नोमस। एग्रो प्लस नोमस मतलब याद रखिएगा ये होता है ग्रीक भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द होता है, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। अरबी भाषा का मौसीन होता है, मतलब जो मौसम होता है, ठीक है, जो मौसम जो शब्द होता है ये होता है अरबी भाषा का। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्रोनॉमी, तो एग्रोनॉमी याद रखिएगा ग्रीक भाषा का शब्द होता है। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर आ गया, मतलब लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। एग्रीकल्चर होता है, ये होता है लैटिन भाषा का शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो याद रखिए क्लाइमेटोलॉजी, लॉजी जहाँ पर लग गया, नोमी जहाँ पर लग गया, वो होते हैं ग्रीक भाषा के शब्द, और जिस वर्ड के पीछे कल्चर जुड़ा होता है वो होते हैं सभी लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है। इनको समझाने की कोई दिक्कत नहीं है, लगभग हर एक क्लास में आपको ये चीज़ बताई गई थी, कॉमन से क्वेश्चंस रहते हैं ये। अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा डेफिनेशन पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना कि याद रखिए किसी स्थान की अल्पकालीन या क्षणिक अवस्था, मैं तो यहाँ पर केवल क्षणिक अवस्था यूज़ करूँगा। क्षणिक का मतलब होता है पल, एक पल में बदल जाता है, मतलब मौसम क्या होता है, एक पल में आंधी आई, दूसरे पल में वो निकल गई, मतलब मौसम ख़राब और मौसम फिर से सही, बारिश आई फिर वो रुक गई, तो ये भी मौसम है, ठीक है। मतलब बारिश आई फिर रुक गई, चेंज तो हो गया ना, दिन में चेंज हो गया, कई बार चेंज हो सकता है। दिन में क्या होता है, पहले तो आंधी आएगी फिर बारिश आएगी, बारिश आने के बाद में क्या होता है, हवा नहीं चलती है, मतलब बहुत सारी कंडीशंस एक दिन में हो जाती है। तो इन सारे कंडीशंस को याद रखिए, केवल हम मौसम कहेंगे न कि जलवायु कहेंगे, ठीक है। जलवायु वो होती है लगभग 31 साल, जो आपकी NCERT बुक में दे रखा है, वो दे रखा है कि 31 सालों के मौसम के योग को याद रखिएगा जलवायु कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिएगा कि मौसम होता है केवल क्षणिक अवस्था, मतलब पल में चेंज हो सकती है, लेकिन जलवायु पल में चेंज नहीं हो सकती, वो लंबी दिनों का एक योग होता है, मतलब मौसम का योग ही क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है, ठीक है। 31 सालों के मौसम की योग जलवायु कहलाता है। आप ऐसे याद रख सकते हो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो लंबे समय के योग को ही जलवायु कहते हैं। दोनों यहाँ पर डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। दोबारा से यहाँ पर डेफिनेशन देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि किसी स्थान की अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। मौसम की दीर्घकालीन अवस्था का संक्षिप्त रूप, मतलब मौसम के लंबे समय की अवधि का जो शॉर्ट रूप होता है वो क्या होता है, जलवायु होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि भारत की कुल वर्षा में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का कितना प्रतिशत योगदान रहता है। तो जितनी सबसे ज़्यादा जो बरसात आती है याद रखिए वो आती इसी से है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही आती है, लगभग 80 से 90%, और बाकी जो शेष रह जाती है 10 से 15%, ये क्या होती है याद रखिएगा कि जो मावठ आती है, मावठ आपने देखा होगा, जो शीतकालीन जो बरसात होती है उसी को हम बोलते हैं मावठ, जिसे हम गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा इसे हम गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, मावठ को गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये होती है मावठ, जिसके अकॉर्डिंग केवल 10 से 15% ही रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। बाकी जितनी भी जो वर्षा होती है टोटल, वो केवल याद रखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के द्वारा ही होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करते हैं। आपको कल भी ये क्वेश्चन बताया था, दोबारा से हम देख लेते हैं कि अगर आपको पूछा था विश्व में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, तो 1000 मिलीमीटर। विश्व की अगर बात करेंगे तो 1000 मिलीमीटर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा की अगर हम बात करेंगे तो 1190 मिलीमीटर। अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है, ये होती है 575 मिलीमीटर। तीनों को याद रखिएगा, तीनों ही क्वेश्चंस आपको एक साथ ही नोट डाउन कर रहे हैं कि विश्व में जितनी भी जो वर्षा होती है वो होती है 1000 मिलीमीटर, भारत में होती है 1190 मिलीमीटर, राजस्थान में वार्षिक वर्षा होती है ये होती है 575 मिलीमीटर, ठीक है। तीनों क्वेश्चंस आपको एक साथ याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि भारत व राजस्थान में कुल कृषि क्षेत्र का कितना मार्ग बारानी होता है। तो याद रखिए ये क्षेत्रफल है, तो बारानी होता है लगभग 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे राजस्थान में कुल कितने जलवायु खंड है। तो याद रखिए राजस्थान की अगर हम बात करेंगे तो 10 होते हैं, लेकिन अगर बात करेंगे हम भारत की, तो भारत में जितने जो जलवायु खंड है ये 15 होते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि अगर आपको पूछता है राजस्थान में
जो कृषि जलवायु खंड होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो होते हैं 10 होते हैं। लेकिन अगर आपको पूछता है भारत में कृषि जलवायु खंड, तो ये कितने होते हैं, 15 होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन है जलवायु खंडों से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जलवायु खंड है वो कौन सा होता है, तो बिल्कुल फर्स्ट सी होता है। फर्स्ट सी जिसमें मुख्यतः याद रखिए बीकानेर आता है, तो आपको पता ही होगा बीकानेर का क्षेत्रफल जैसलमेर बीकानेर का क्षेत्रफल वैसे ही बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, जैसलमेर बीकानेर वाला कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है। कौन सा होता है, फर्स्ट सी होता है, ठीक है। और सबसे छोटे की अगर हम बात करते हैं तो कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला वो कौन सा है, वो होता है याद रखिएगा फोर्थ बी, जिसे हम ACZ के नाम से भी जानते हैं। दोबारा से देख लीजिए कि सबसे बड़ा होता है फर्स्ट सी, सबसे छोटा होता है फोर्थ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वर्तमान में देश के कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल का वन है, मतलब जो टोटल एरिया है उस पर कितने % क्षेत्रफल पर वन लगे हुए हैं, तो लगभग 21% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, राजस्थान की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो वो होता है लगभग 9.43% पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किन रंगों की किरणों के प्रभाव में सर्वाधिक होती है। याद रखिएगा जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, या फिर आप मान सकते हो पौधों के द्वारा भोजन बनाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। दोबारा से डेफिनेशन अगर मैं बात करता हूँ अलग तरीके से, तो आप ऐसे मान सकते हो कि पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में जल और CO2 को लेकर एक भोज्य पदार्थ बनाना, ठीक है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का बनाना ही फोटोसिंथेसिस कहलाता है। दोबारा से देख लेते हैं कि पौधों के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्रिया ही क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो किस तरंगों में होती है, याद रखिए वो होती है लाल तरंगों में, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि रंग की किरणों के प्रभाव में पौधों में पुष्पन हेतु दिन के प्रकाश की एक निश्चित अवधि आवश्यक होती है, इस प्रभाव को ही हम क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति कालिता। हिंदी में शायद आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं याद रखिए फोटो पीरियडिज्म। क्या बोलते हैं, फोटो पीरियडिज्म। प्रदीप्ति कालिता मतलब फोटो पीरियडिज्म, मतलब 14 घंटे से अगर कम होगी तो वो शॉर्ट डे प्लांट है, 14 घंटे से अगर दिन की अवधि ज़्यादा है तो वो लॉन्ग डे प्लांट होगा, और 14 से घंटे अगर बीच होगा मतलब 12 से 14 घंटे होगा तो वो होगा कौन सा प्लांट, वो होगा मिड वाला प्लांट, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ते हो शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ये याद रखिए इसी के अकॉर्डिंग बांटे जाते हैं, मतलब प्रदीप्ति कालिता के अकॉर्डिंग ही पौधों को बांटा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है प्रतिदिन के प्रकाश की विशेष लंबाई जो पुष्पन के लिए आवश्यक होती है उसे क्या कहते हैं। याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं क्रांतिक दिन की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे जिसमें आपको पूछा गया है कि शॉर्ट डे पौधों की क्रांतिक दिन की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 8 घंटे। वैसे याद रखिएगा शॉर्ट डे की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 8 दे रखा है, लेकिन 10 से 12 आप मिनिमम मान के चलिए, ठीक है, 12 से कम मान के चलिए। वैसे जो NCERT है उसमें 12 से 14 दे रखा है, तो 12 आप मान सकते हो मिनिमम, ठीक है। लघु दिवस का अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम का तो 14 घंटे से अधिक, मतलब प्रकाश की अवधि है वो दिन में लगभग 14 घंटे से अधिक होनी चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपको दिया गया है 12 से 14 घंटे, तो याद रखिए जो 12 से 14 घंटे होता है ये होता है मिड वाला, जिसे हम इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है गन्ना, मतलब इंटरमीडिएट प्लांट का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है गन्ना, ठीक है। और कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है कि इंटरमीडिएट प्लांट कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है, वो होता है गन्ना होता है, शुगर केन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे, अब कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जिन पर दिन का कोई असर ही नहीं पड़ता कि प्रकाश हो भी रहा है नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है, हमारा फूल खिलना है तो खिलेगा, नहीं खिलेगा तो नहीं खिलेगा, चाहे पूरे दिन प्रकाश हो या फिर पूरे दिन प्रकाश ही नहीं हो, ठीक है। कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं तो उनको हम बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, मतलब दिवस निष्प्रभावी पौधे, मतलब उन पर दिन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रकाश हो या नहीं हो उनमें तो पुष्पन की क्रिया होगी, ठीक है, उनमें तो पुष्पन की क्रिया होगी, दिन निकले या नहीं निकले, सूर्य निकले या नहीं निकले, तो उन्हीं को बोलते हैं याद किया डे न्यूट्रल प्लांट। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स है सूरजमुखी हुआ, मटर हुआ, मिर्च हुआ, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं।
अगर हम बात करते हैं कि तंबाकू का पौधा किस प्रकार का प्लांट होता है, तो तंबाकू याद रखें एक शॉर्ट डे प्लांट होता है, SDP हम बोल सकते हैं, शॉर्ट डे प्लांट होता है, तंबाकू शॉर्ट डे प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि फोटो पीरियड के आधार पर किस वर्ग का पादप है, मतलब गन्ना किस आधार का है। ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर कर लीजिएगा कि गन्ना फोटो पीरियड के आधार पर किस प्रकार का पादप है, तो ये होता है मध्यवर्ती वर्ग का। अभी आपको बताया था इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं मध्यवर्ती। क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट को हम मध्यवर्ती बोलते हैं। तो आसानी से याद हो जाएगा कि गन्ना किस प्रकार का होता है, मध्यवर्ती, मतलब इंटरमीडिएट प्लांट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात करेंगे कि सूर्य से प्राप्त कुल ताप का कितने प्रतिशत भाग पृथ्वी को विकिरण द्वारा प्राप्त होता है, रेडिएशंस के द्वारा प्राप्त होता है, तो होता है 66%। कितना? 66%। अब ऐसा क्या होता है, याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसके एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी के बारे में कि क्या हो रहा है कि सूर्य है, ठीक है, सूर्य है, इसकी लाइट भी हमारी सरफेस पर आ रही है। ओके, ये हमारी सरफेस है, मर्दा है, ये सोइल है हमारी। तो इस पर क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें आ रही है। तो क्या होता है, ऐसी कुछ क्रिया होती है कि यहाँ से प्रकाश आता है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या होता है? वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, पहले आ रहा है फिर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो याद रखिएगा, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो कुछ शेष यहाँ पर एनर्जी छोड़ जाता है। क्या है? मर्दा पर एक थोड़ी सी एनर्जी रह जाती है, इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो। याद रखिए एल्बिडो किसे बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा आता है। तो याद रखिए एल्बिडो किसे कहते हैं कि जो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकराकर वापस आती है, इनमें से कुछ किरणें मर्दा के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, शोषण कर ली जाती है, जिससे क्या होता है, मर्दा का टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। मर्दा का टेम्परेचर क्या होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, एल्बिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। आ गया ना याद? जब भी आप इस पॉइंट को देखोगे ना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। और वैसे यहाँ पर आपको इसकी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब जो प्रकाश रह गया उसके कारण जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस पूरी प्रोसेस को ही तो हम एल्बिडो बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि शीतकालीन फसलों में अच्छी वृद्धि के लिए इष्टतम तापमान, तो शीतकालीन पूछा गया है, मतलब शीतकालीन मतलब रबी फसल। ठीक है, तो अगर बात करेंगे वृद्धि के लिए मतलब ग्रोथ के लिए, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, और अगर हम बात करेंगे अंकुरण के लिए, तो अंकुरण के लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अगर हम बात करते हैं ग्रीष्मकालीन फसलों के लिए अच्छी वृद्धि के लिए, तो वो होता है 30 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और अगर हम बात करते हैं न्यूनतम शीतकालीन फसलों के लिए न्यूनतम तापमान की, तो वो होता है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की दर किस तापमान पर सर्वाधिक होती है, तो वो होती है, याद रखिए, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लें कि पौधों में जो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, उसमें क्या होता है, उसमें कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किस तापमान पर अधिकतम होता है, तो ये होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि ये जो जड़ों के द्वारा जो जल का अवशोषण किया जा रहा है, इसके लिए एक मुख्यतः पार्ट होता है, वो होता है मूल रोम। जड़ का याद रखिए, जड़ पर कुछ रेसे से उभार से पाए जाते हैं। ये मान लीजिए जड़ है, ठीक है, ये पौधा है ऊपर साइड, ये जड़ वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, हल्के हल्के से उभार से निकले होते हैं। क्या होते हैं? हल्के हल्के से उभार से निकले होते हैं। इनको हम बोलते हैं मूल रोम। क्या बोलते हैं इनको ही बोलते हैं मूल रोम। और ये मूल रोम क्या होता है, मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल को अवशोषण करते हैं। खनिज और जल का अवशोषण कौन करते हैं? मूल रोम करते हैं। याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो जल और खनिज लवणों का मृदा से अवशोषण कौन करते हैं, याद रखिएगा, वो करते हैं मूल रोम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं, जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि खरीफ फसलों में अंकुरण के लिए इष्टतम तापमान, तो ये होता है 28 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज का है कि पत्तियों के पर्णरंध्र मतलब स्टोमेटा बंद करने वाला रसायन कौन सा होता है, वो होता है सोडियम एजाइड। इसके साथ साथ याद रखिएगा, पर्ण बंद करने वाले की अगर मैं बात करूँ तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी होता है, एट्राजिन भी होता है, CO2 भी होता है, एब्सिसिक अम्ल भी होता है। ये कुछ 5 है, ठीक है। याद रखिएगा कि सोडियम एजाइड भी पर्णरंध्र स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट भी
पर्णरंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। एट्राजिन की अगर लो कंसंट्रेशन हम यूज़ करेंगे तो वो भी पर्णरंध्रों को बंद करने का कार्य करता है। CO2 और एब्सिसिक अम्ल ये सारे भी क्या करते हैं, पर्णरंध्रों को बंद करने का ही कार्य करते हैं। अब ये पर्णरंध्र बंद क्यों किए जाते हैं, ताकि जो पौधे से जो वाष्पीकरण की जो क्रिया हो रही है, वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया हो रही है, वाष्पोत्सर्जन की ये क्रिया है, ये नहीं हो। इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पर्णरंध्रों को या तो बंद कर देंगे या फिर उन पर क्या होता है, एक परत सी हम चढ़ा देते हैं। अब परत चढ़ाने के लिए तो अगर हम बात करेंगे, याद रखिएगा, परत चढ़ाने के लिए तो एक परत चढ़ा दी जाती है केओलिन की। किसकी? केओलिन की। तो ये केओलिन क्या करता है, याद रखिएगा, प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देता है। लगभग केओलिन की 5% सांद्रता ली जाती है। ये क्या करता है, प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो ये कुछ होते हैं, याद रखिएगा, जो कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो आज की क्लास के हमारे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इसके अलावा जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कवर करवा दिए हैं। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अदर स्टूडेंट यहाँ पर क्लास ले पाए, क्लासों से जुड़ पाए, उनको भी कुछ यहाँ से सीखने को मिल जाए, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छी से रहिए, घर पर रहिए, मास्क पहनिए, दूरी मेंटेन कीजिए, ठीक है। चलिए, बाय, गुड नाइट।